हाँ दोस्तों, मेरा नाम निखिलेश कुशवाहा है। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। मैं आज आप लोगों को बैंकों के बारे में बताऊँगा। क्या है आरबीआई? आरबीआई बैंकों को कैसे लोन देती है, बैंक कैसे लोगों को लोन देते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर को कैसे लोन देते हैं। इन सब प्रक्रिया में बैंकों का क्या फ़ायदा होता है, बैंक को कैसे फ़ायदा होता है, बैंक कितना इंटरेस्ट रखते हैं लोगों के ऊपर, और ये आरबीआई जो होती है बैंक पर कितना इंटरेस्ट लगाती है, और सीआरआर क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, एलटीआरओ क्या है, टीएलटीआरओ क्या है, एनपीए क्या है, एआरसी क्या है, पीसीए क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं आरबीआई का की स्थापना कब हुई। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, हिंदी में इसको भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। ये भारत का एक सेंट्रल बैंक है। 1926 में रॉयल कमीशन लाया गया था। उस रॉयल कमीशन में ये कहा गया कि भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है। फिर इस रॉयल कमीशन ने 1900 रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 1934 पर एक्ट पारित हुआ, और 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। ये हालांकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर होल्डर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे। हालांकि इसके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज शेयर होल्डर जो थे आरबीआई में अपना पैसा लगाए थे। कई शेयर होल्डर्स थे। इस 1947 में अपना देश भारत आज़ाद हो गया था, अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। तो 1948 में इसे भारतीय गवर्नमेंट ने, मीन्स भारत की जो अंतरिम सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पीएम बने थे, तो उनकी अंतरिम सरकार में इसे जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे उनको भारत की सरकार ने उनका जो पैसा लगा हुआ था इस बैंक में, आरबीआई में जो प्राइवेट शेयर होल्डर थे, प्राइवेट शेयर होल्डर शेयर होल्डर इनका जो पैसा लगा था, भारत सरकार ने इनको इनका पैसा लौटा दिया। और ये जो बैंक हो गया आरबीआई 1948 से भारतीय गवर्नमेंट का हो गया। भारतीय गवर्नमेंट का बैंक हो गया, सरकारी स्वामित्व का बैंक, सरकारी स्वामित्व का सेंट्रल बैंक हो गया। ये रही आरबीआई की कहानी। और ये जो आरबीआई होता है ये बैंकों को लोन देता है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई का क्या करता है? बैंकों को लोन देता है। समझ के चलिए, ये हो गया आरबीआई, ये हो गया आरबीआई, ये हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको जरा खूबसूरत बना देते हैं क्योंकि ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये आरबीआई हो गया। अब ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है। हालांकि बैंक खोलने के लिए आरबीआई से लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बैंक का क्या काम होता है? आरबीआई से लोन लेता है। ये जो बैंक है आरबीआई से लोन लेता है। तो जो आरबीआई होता है बैंक को रेपो रेट पर लोन देता है। रेपो रेट, ये जो रेपो रेट होता है ये आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट है मीन्स ये रेपो रेट का निर्धारण आरबीआई ही करता है कि हम तुमसे कितने परसेंट का लोन लेंगे। तो ये जो आरबीआई है रेपो रेट पर बैंक को लोन देता है, और ये जो बैंक है ये लोन देता है कॉरपोरेट सेक्टर को, कॉरपोरेट सेक्टर, उद्योगपतियों को, उद्योगपतियों को, पतियों को, लोगों को होम लोन, कई तरह के लोन होते हैं। तो ये बैंक, अब अगर लोग चाहे तो आरबीआई से डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर बैंकों का काम ही क्या रह जाएगा। तो आरबीआई के पास ढेर सारा काम रहता है, इसलिए बीच में ये बैंक होता है। बीच में ये बैंक होता है। बैंक एक बिजनेस की तरह कार्य करता है।
आरबीआई रेपो रेट पर बैंक को लोन देती है, और ये जो बैंक होते हैं रेपो रेट से ज़्यादा पर लोग इनको देते हैं, लोन देते हैं। अगर मान के चलिए कि 6% रेपो रेट है, तो ये बैंक 6% से ज़्यादा पर ही ये कारपोरेट सेक्टर या अन्य होम लोन वगैरह वगैरह देंगे। तो समझ के चलिए अगर ये 6% है तो इसको ये 10% कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि रेपो रेट से ये जो बैंक लोगों को लोन देते हैं कारपोरेट सेक्टर या होम लोन या स्टडी लोन वगैरह, तो ये रेपो रेट से ज़्यादा होता है। अब ये जो मान के चलिए यही तो बैंक की कमाई है, यही तो बैंक की कमाई है कि आरबीआई से लोन लेते हैं और लोन लोगों तक देते हैं। कभी कभी ये क्या हो जाता है, बैंक घाटे में चले जाते हैं। बैंक जब लोन देते हैं तो दो तरह के लोन हो जाता है बैंक का। बैंक लोन देते हैं तो बैंक का दो तरह का लोन हो जाता है। बैंक जब लोन देते हैं तो दो तरह का लोन हो जाता है। एक ये हो गया बैड लोन। सबसे पहले गुड लोन लिखते हैं, अच्छी खबर से स्टार्ट करते हैं। बैंक के लिए गुड लोन, ये बैंक के लिए अच्छी खबर है। और ये हो गया बैड लोन, ये बैंक के लिए बुरी खबर है। एक तो क्या होता है, मान के चलिए बैंक का 5 से 8% लोन हमेशा बैड लोन हो जाता है। अब कहिए कैसे? हालांकि 90 से 95% लोन गुड लोन हो जाता है। इसी गुड लोन की वजह से तो बैंक चल रहे हैं और बैंक का प्रॉफिट हो रहा है। बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन दे पा रहे हैं और अपनी भी बचत कर पा रहे हैं। अगर समझ के चलिए 20 से 25% लोन बैंक का बैड लोन हो जाए तो बैंक घाटे में चला जाएगा। ये जो बैड लोन है, ये बैड लोन वह लोन होता है जो लोग चुका नहीं पाते हैं। जैसे विजय माल्या एसबीआई के पैसे लेके भाग गया। हालांकि बैंक की एक पॉलिसी है कि जब तक आप पिछला पैसा बैंक का, जो बैंक ने लोन दिया है आपको, जब तक आप, चाहे कोई भी आप कॉरपोरेट सेक्टर हो, तो जब तक आप बैंक का पिछला पैसा बैंक को वापस नहीं कर देते हैं तब तक यह बैंक आपको डबल से लोन नहीं देता है। लेकिन विजय माल्या के साथ ऐसा हुआ। हालांकि इसमें नेताओं का भी हाथ ही रहा होगा, तभी उसको एसबीआई ने डबल से पैसा दिया। विजय माल्या ने पुराना पैसा नहीं चुकाया था, लगभग 5,000 करोड़। उसने नया कर्जा एसबीआई से ले लिया और क्या हो गया, फरार हो गया। क्या हो गया? फरार। एसबीआई को घाटे में मीन्स विजय माल्या ने एसबीआई को चूना लगा दिया। एसबीआई को चूना लगा दिया विजय माल्या ने। राहुल गांधी का स्पीच आप सुनते होंगे, बार बार विजय माल्या का जिक्र करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एसबीआई विजय माल्या को भगा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ नेताओं का हाथ रहा होगा तभी इसको डबल से लोन मिला था। हालांकि इसको लोन मिलना नहीं चाहिए था, पहले पिछला लोन एसबीआई को ये चुकाता था तब इसको मिलता था। तो एसबीआई का वो हमने एग्जाम्पल इसलिए दिया, ये बैड लोन। मान लीजिए ये बैंक है एसबीआई एक बैंक है, इसने विजय माल्या को लोन दिया। विजय माल्या को क्या दिया? लोन दिया। अब विजय माल्या ने लौटा दिया ड्यू डेट पर मीन्स जब तक का समय दिया गया था, जब तक के लिए इसने बैंक से लोन लिया था, अगर ड्यू डेट तक लौटा दिया तो बैंक का ये क्या हो जाएगा? गुड लोन हो जाएगा। गुड लोन लौटा दिया का मीन्स इंटरेस्ट रेट के साथ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट। बैंक ने जितना रुपया दिया था वो और साथ ही साथ ब्याज का पैसा, दोनों पैसा अगर विजय माल्या ने बैंक को लौटा दिया तो ये बैंक का क्या हो गया? गुड लोन। और समझ के चलिए विजय माल्या ने जैसे एसबीआई का पैसा लेके, इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ, ये रियल घटना है विजय माल्या वाली। आपको याद आ जाएगा जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो विजय माल्या से आपको गुड लोन और बैड लोन के बारे में याद आ जाएगा कि विजय माल्या ने जो लेके भाग गया मीन्स बैंक का पैसा वापस ना होना, बैंक का वो बैड लोन हो जाता है। तो विजय माल्या मान के चलिए पैसा नहीं लौटाया तो क्या हो गया? बैड लोन हो गया। बैंक का 5 से 10% लोन हमेशा बैड लोन ही हो जाता है। अब
जब बैंक का 5 से 10% पैसा बैड लोन हो जाता है तो आप कहेंगे बैंक तो घाटे में चला जाएगा। हाँ, कभी कभी बैंक घाटे में चला जाता है यदि बैड लोन ज़्यादा हो जाए तो। बैड लोन ज़्यादा हो जाए तो बैंक घाटे में चला जाता है। आप कहिए कैसे? आप समझाता हूँ आपको कि बैंक कैसे घाटे में चला जाता है। मान के चलिए बैंक के पास ये है कोई बैंक, ये है कोई बैंक। बैंक के पास जमाकर्ता ने पैसा जमा किया, जमाकर्ता ने पैसा जमा किया। हालांकि अगर जमाकर्ता 100 रुपये जमा करता है तो बैंक सारे पैसे को लोन नहीं दे सकता है। वो यहाँ पे CRR और SLR दिया है, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या है। ये जो CRR है, अभी CRR 4% है, अभी का जो CRR है 4% है और SLR जो है 18% है। तो अगर जमाकर्ता ने बैंक के पास मीन्स बैंक के पास अगर 100 रुपये का पैसा आया, 100 रुपये जमा हुआ, तो बैंक 100 रुपये में 100 रुपये नहीं लोन दे सकता है। बैंक को 18 रुपये अपने पास मीन्स जितना पैसा बैंक के पास आया उसका 18% अपने पास और 4% RBI के पास। बताऊंगा ये RBI क्यों रखवाती है। ये जो है पैसा ये रखना अनिवार्य होता है। 18% अपने पास बैंक को और 4% RBI के पास रखना अनिवार्य है। ये RBI का रूल है, इसको फॉलो करना ही करना होता है बैंक को। बताएंगे कि 18 रुपये क्यों रखती है अपने पास और 4 रुपये SBI के पास। ये पैसा डेली का, अगर डेली का बैंक के पास 100 रुपये आ रहा है तो डेली बैंक 18 रुपये अपने पास और 4 रुपये RBI के पास रखना ही पड़ेगा। इसके बाद बचे पैसे को वो ये बैंक जो है लोगों को लोन देता है। अब आप कहेंगे कि 18 रुपये अपने पास क्यों रखता है और 4 रुपये RBI को क्यों देता है। 4 रुपये का मीन 100 रुपये से किया हूँ, नहीं तो ये 4% है और ये 18% है। तो बैंक RBI कहती है कि बैंक आप 18 रुपये अपने पास रखिए इमरजेंसी पर मीन्स जब आपके पास बैड लोन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, बैंक डूबने की कगार में आ जाएगा, तो ये जो जमा करता है इसका पैसा बैंक नहीं लौटा पाएगी। मीन्स जब बैंक घाटे में हो जाएगी तो जमाकर्ता का पैसा कैसे दे पाएगी। जमाकर्ता ने मान के चलिए ये कोई जमा करता है, कुरकुरे बेचकर इसने बैंक के पास पैसा जमा किया, बैंक ने सारा पैसा लोन दे दिया। अब इसमें से बहुत सारे लोगों ने पैसा लौटाया ही नहीं, उधार लेके डूब गए, विजय माल्या जैसे फरार हो गए। तो जब इन्होंने पैसा लौटाया ही नहीं तो बैंक पैसा कहाँ से पाएगा, तो इनको लौटाएगा। हालांकि जब बैंक ओपन करना होता है तो RBI जो है तो लाइसेंस देते समय यह उसमें शर्तें होती है कि जब भी जमा करता पैसा अपना मांगेगा आपको देना अनिवार्य होता है। जब भी जमा करता पैसा बैंक से मांगेगा तो बैंक को जमा करता का पैसा वापस करना अनिवार्य होता है। तो जब बैंक पैसा लोन दे देगा और लोन सारा बैड लोन हो जाएगा, मीन्स विजय माल्या जैसे लेके पैसा फरार हो जाएंगे, तो बैंक पैसा कहाँ से पाएगा, तो जमाकर्ता को देगा। इसीलिए RBI कहती है कि 18 रुपये डेली का अपने पास और 4 रुपये डेली 4%, 18% अपने पास और 4% मेरे पास रखना अनिवार्य होगा। विकट संकट में आपको यह काम आएगा। मीन्स जब ये बैड लोन की संख्या बढ़ जाएगी तो जब ये जमा करता पैसा लेने आएगा तो आप इसको रिटर्न कर सकें। अगर आप इसको रिटर्न नहीं करेंगे और इसको मालूम चल गया, जमाकर्ता को मालूम चल गया कि बैंक घाटे में जा रहा है, तो ये गांव में जाके हल्ला कर देगा कि भाइयों, मौसा, फूफा, फुफ्फी, खाला सबको बता देगा कि जिन्होंने पैसा सोशल मीडिया में डाल देगा, फेसबुक में डाल देगा, इंस्टा में नाच के बोलेगा, स्नैपचैट में बिना नंबर के ही बता देगा। कहेगा कि भाई जिन्होंने पैसा बैंक में अपना रखा है
चलो सब लोग निकाल लो, बैंक में धरना दे दो, बैंक डूबने वाला है, बैंक का बैड लोन ज़्यादा हो गया है, बैंक से लोगों ने लोन लेके फरार हो गए हैं, तो सभी लोग बैंक की तरफ दौड़ने लगेंगे। इसे बैंक रन की स्थिति कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बैंक रन की स्थिति क्या है, तो आपको यह बताना होगा बैंक रन की स्थिति यह है कि जब सारे जमाकर्ता अपना रुपया बैंक से वापस मांगने के लिए सारे लोग एक साथ ही जाने लगे, तो उसे बैंक रन की स्थिति कहते हैं। तो बैंक उस समय विकट परिस्थिति में आ जाएगा। इसीलिए आरबीआई यह कहती है कि 18% एसएलआर के रूप में अपने पास और 4% सीआरआर के रूप में मेरे पास जमा करना होगा। हालांकि आरबीआई इस सीआरआर का कोई ब्याज बैंक को नहीं देती है, सिर्फ आरबीआई अपने पास रखवा लेती है। ठीक, ये आप समझ गए। अब हम दूसरी बात बताते हैं। सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं, इन डायमेंशनल पर चर्चा करते हैं कि ये रेपो रेट क्या है। हमने रेपो रेट आपको बता दिया कि जब आरबीआई बैंक को लोन देती है तो वो रेपो रेट पर देती है, और जब बैंक लोगों को लोन देते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन देते हैं तो रेपो रेट से बढ़ाकर वो दे देते हैं। अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक भी लोगों को कम रेट में पैसा देंगे। मीन्स अगर आरबीआई बैंक को लोन देती है और ब्याज कम लेती है तो बैंक भी कहेंगे कि चलो हम भी लोगों से कम ब्याज लेते हैं, क्योंकि हमसे आरबीआई कम ब्याज ले रही है तो हम भी लोगों से कम ब्याज लेंगे। अगर हम लोगों से कम ब्याज लेंगे तो लोग हमसे ज़्यादा लोन लेंगे और हम ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। समझो कि आपने 10 रुपए का 1 केजी आलू खरीदा। अब आप 40 रुपए केजी, ज़्यादा महंगा हो जाएगा, 20 रुपए केजी बेच रहे हैं। शाम हो गई, आपका आलू बिका ही नहीं, 1 किलो आपका आलू बिका ही नहीं, क्योंकि आप डबल करके बेच रहे हैं, 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि भाई हम 10 केजी आलू लाएंगे, आलू लाएंगे और 12 रुपए केजी से बेचेंगे, 10 रुपए केजी से आप लाए, 12 रुपए केजी से 10 केजी आलू आप बेच रहे हैं, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट ऐसे ही हो गया। और यहाँ लोग आएंगे जल्दी आलू खरीदने लगेंगे, कहेंगे वाह सस्ता आलू मिल रहा है, और ये 20 रुपए वाला आदमी बैठे रहेगा और 12 रुपए वाला बेच के आधे घंटे में 20 रुपए कमा के चला जाएगा। तो ये होता है। कभी कभी आप देखते होंगे बैंक सस्ता लोन देने लगता है। जब समझ के चलिए बैंक सस्ता लोन देने लगा है तो ये आरबीआई बैंक को सस्ते में लोन दे रही है। ये मान के चलिए कि आरबीआई बैंक को सस्ता लोन दे रही है। अब रेपो रेट समझ में आ गया। रिवर्स रेपो रेट क्या है? अब ये आरबीआई है, ये है बैंक। आरबीआई ने बैंक को लोन दे दिया। अब बैंक क्या करेंगे, आदमियों को ढेर सारा लोन देने लगे। ये कोई आदमी है, ठीक, ये कोई आदमी है। इसके कान भी बना देता हूँ, और ये इसके जुल्फे हैं। ये कोई लड़की है, इसका जुल्फे भी हो गया, और ये 2 बाल नीचे भी लटके रहते हैं, ये आँख के ऊपर से, ये बना दिया। तो मान लीजिए आरबीआई ने बैंक को लोन दिया और बैंक ने लोगों को खूब सारा लोन देने लगी। ये जो बैंक है लोगों को ढेर सारा सस्ते दाम पर लोन देने लगी। तो ये आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कहेगा कि हम अपना, जब ढेर सारा लोन देगी, ये लोन देगा बैंक लोगों को, ये लोग जाएंगे दौड़ के दुकानों के पास दौड़ के जाएंगे सामान खरीदने। इनके पास पैसा आएगा तो ये दौड़ के सामान खरीदेंगे। जब सामान खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें महंगी होगी। चीज़ें क्या होगी? महंगी होगी। वस्तुएं महंगी होगी। और जब वस्तुएं महंगी होगी बाजार में महंगाई आ जाएगी। अब बाजार में महंगाई आएगी तो ये आरबीआई क्या करेगा कि बैंक को ये ब्याज महंगे, रेपो रेट बढ़ा देगा।
महंगा ब्याज दर लेगा, महंगा ब्याज दर लेगा, बैंक से महंगा ब्याज दर लेगा। तो जब आरबीआई बैंक से महंगा ब्याज दर लेगा तो बैंक क्या करेगा, लोगों से महंगा ब्याज दर लेगा। तो लोग कहेंगे भैया बैंक अब तू हमको ज़्यादा महंगा ब्याज पे पैसे दे रहा है, तो हम बैंक से पैसे ना लेंगे, हम जब सस्ता करेगा तब लेंगे। जब बैंक लोगों को महंगे ब्याज दर में पैसा देगा तो लोग बैंक से पैसे नहीं लेंगे। तो जब लोगों के पास पैसे नहीं आएगा तो लोग वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, वस्तुएं कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो वस्तुएं जब कम खरीदेंगे तो दुकानदार खाली बैठा रहेगा, दुकानदार जब खाली बैठा रहेगा तो वो वस्तुओं को सस्ते दाम पर देगा। सस्ते दाम का मतलब कि लाए हुए भाव से जरा सा फायदा लेगा, वो लाए हुए भाव से जरा सा फायदा, उसको घाटे भी ना हो। कभी कभी तो वो जब चीजें खराब होने लगती है तो उसे लाए हुए भाव में देना पड़ता है ग्राहक को। तो जब लोगों के पास पैसा कम आएगा, वस्तुएं कम खरीदेंगे तो चीजें सस्ती होगी, तो डिमांड घटेगी, तो वस्तुओं की कीमत कम होगी, बाजार में मंदी आएगी। अर्थात आरबीआई बाजार को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेमेशन, बात हो रही है इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन, आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करती है। जब महंगाई बढ़ानी होती है तो बैंकों को कम दर पर पैसा देता है। जब कम दर पर बैंकों को पैसा मिलता है तो बैंक भी लोगों को कम दर पर पैसा देते हैं। तो फिर लोग मार्केट की तरफ दौड़ते हैं। जब मार्केट की तरफ दौड़ते हैं तो चीज़ें खरीदते हैं, चीज़ें की जरूरत बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो कीमत भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के आरबीआई मार्केट को कंट्रोल करती है, आरबीआई मार्केट को भी कंट्रोल करती है। अब तीसरी बात बताते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं कि जब आरबीआई बैंक को लोन देगी, जैसे बैंक लोन देता है लोगों को, तो कहता है भैया तुम जमीन के कागज गिरवी रख दो, घर का कागज गिरवी रख दो। उसी प्रकार आरबीआई भी बैंक से कहती है कि भैया तुम कुछ मुझे दो, तब हम तुमको पैसा देंगे। तो सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब सरकार जारी करती है और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक खरीद लेती है। बैंक क्या करती है, खरीद लेती है। हालांकि लोग भी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदते हैं, खरीद सकते हैं, कोई भी इसे खरीद सकता है। और जितने समय के लिए ये सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी उतने समय पर सरकार ब्याज भी देती है, एक निश्चित ब्याज तय की जाती है, उस ब्याज पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाती है। और फिर जब इसकी टाइम पूरी हो जाती है, टाइम पीरियड, तो सरकार अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेती है और लोगों को ब्याज सहित पैसा देती है। इसके बाद सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जला देती है, ये जो भी नष्ट कर देती है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक खरीदती है सरकार से, और ये बैंक आरबीआई के पास जमा करती है। तब आरबीआई बैंक को क्या देते हैं, लोन देते हैं। आरबीआई बैंक को लोन देता है। देखो, बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी तो बैंक को यहाँ क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ने दे दी आरबीआई को, आरबीआई ने दे दिया बैंक को, लोन दे दिया। अब ये बैंक क्या करेगा, लोगों को लोन देगा। ठीक, अब जब बैंक ने महंगाई बढ़ा दी, हालांकि बढ़ाता आरबीआई ही है, पर आरबीआई बैंक लोगों को देता है। जब बाजार में पैसा बहुत हो गया तो आरबीआई को क्या लगा कि अब मार्केट में पैसा बहुत हो गया है, चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, तो अब क्या करें, मार्केट से पैसा मेरे को अपने पास बुलाना होगा। आरबीआई क्या करती है, मार्केट से पैसा खींचने की कोशिश करती है। तो अब डायरेक्ट तो खींच नहीं पाएगी, तो वो क्या कहेगी, बैंक को कहेगी कि भैया बैंक, तुम पैसा लोगों को मत दो, तुम्हारे पास पैसा बहुत हो गया है, तुम पैसा मेरे को दे दो और हम तुमको ज़्यादा ब्याज दर देंगे, ज़्यादा ब्याज देंगे। तो बैंक कहेंगे लोगों को झंझट पालने से अच्छा है, लोगों को पैसा देने से अच्छा है आरबीआई पैसे मांग रही है तो आरबीआई को लोन दे दो, हमको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और झंझट भी कम है। आरबीआई
जितना कह रही है उतना देगी, लोगों को दे देते हैं, तो कभी कभी ये बैड लोन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? बैड लोन हो जाता है। हमारा पैसा हम ही को नहीं मिल पाता है, लोग विजय माल्या बन के उड़ा ले जाते हैं। तो ये बैंक आरबीआई को पैसा दे देती है, और आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को दे देती है। तो बैंक के पास क्या हो गई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और आरबीआई के पास पैसा। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास हो गई तो लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा, तो मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं। और जब मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे? और जब आरबीआई को लगता है कि अब मार्केट में पैसा देने की जरूरत है, तो फिर से आरबीआई बैंक को लोन देने लगती है। तो ये काम है आरबीआई का, बाजार पर नियंत्रण रखना, महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। ये हुई बउआ बात। अब हम दूसरी बात पे डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे एक लड़की बनाया था, जितनी भी लड़कियां होंगी वो बुरा मान गई होंगी, तो हम अगली बार मोदी जी को बना देंगे यहाँ पे, जिससे कुछ लोग दुखी होंगे और कुछ लोग खुशी होंगे। CRR SLR के बारे में हमने बता दिया। ये जो CRR है बैंक अपने पास रखवाती है। अगर बैंक डेली CRR आरबीआई के पास न रखे तो भैया इसमें आरबीआई पेनाल्टी भी बैंक पे लगाती है कि तुमने 4% मेरे पास नहीं रखे पैसे, तो फिर बैंक दूसरे दिन से पेनाल्टी लगाने लगती है। एक दिन अगर आपने नहीं रखा तो 3%, अगर एक दिन से ज़्यादा रखेंगे, बैंक अपने पास पैसे रख लेंगे, तो 5% का पेनाल्टी आरबीआई लगाती है। CRR हो गया, SLR हो गया। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो गई, आरबीआई बता दिए। LTRO क्या होता है? ये जो रेपो रेट पे मार्कर भी कम चल रहा है भैया, समझ लीजिएगा, बोलूंगा तो। ये जो रेपो रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा दे रही थी, तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता था, कम समय के लिए होता था। जो LTRO है, LTRO लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ज्यादा समय के लिए आरबीआई बैंक को लोन देती है। बस बाकी प्रोसेस वही होता है। रेपो रेट कितना आरबीआई निर्धारित करेगी, वो आरबीआई को मालूम होता है कि हम कितना बैंक से रेपो रेट लेंगे। तो लॉन्ग टर्म रेपो रेट हो गया। अब TLTRO होता है। TLTRO भी है कि इसमें कुछ टर्म होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती है कि आरबीआई बैंक को कहती है कि भैया तुम कुछ ऐसे सेक्टर को लोन देना जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनके विकास की वास्तव में बहुत आवश्यकता है। उसे TLTRO का 2021 में इसे लाया गया था। ये एक चीज मैंने लिखा है, बैंक लोकपाल। बैंक लोकपाल क्या होता है? बैंक लोकपाल को क्या कहते हैं? एम्बुड्समैन। बैंक एम्बुड्समैन। बैंक लोकपाल क्या होता है? जब बैंक और जो जमा करता या लोन करता होता है, जो बैंक में पैसा जमा करता है, बना देता हूँ, ये हो गया बैंक, मार्कर ही नहीं चल रहा है भाई। ये हो गया कोई बैंक, ये हो गया कोई बैंक, ये हो गया। मैंने कहा तो था मोदी जी को बनाने को, लेकिन नहीं बनाऊंगा। देश के शीर्ष पद पर बैठे हैं, लोग नाराज हो जाएंगे। कोई आदमी बना देता हूँ। ये मान के चलिए ये मेरा दोस्त हो गया, कोई भी दोस्त हो सकता है, नाराज नहीं होना है। नाम बता दूंगा तो दोस्त नाराज हो जाए। ये मेरा दोस्त है, इसके बड़े बड़े कान हैं और इसकी ये पेट है, ठीक, पेट भी भारी ही है उसका, हालांकि वो इस समय फोन ऑन नहीं करता है। ये हो गया मेरा दोस्त। इसने क्या किया? बैंक से इसकी हो गई झड़प। बैंक से क्या हो गई? झड़प। बैंक से ये नाराज है, तो ये क्या करेगा? अपनी शिकायत बैंक लोकपाल के पास ले जाएगा। बैंक लोकपाल के पास शिकायत ले जाएगा कि भैया बैंक हमारी बात नहीं सुन रहा है,
तो ये बैंक लोकपाल बैंक को झाड़ेगा, लोगों को, यहाँ के जो कार्यकर्ता होगा उनको झाड़ेगा कि भाई इसकी बात सुनते क्यों नहीं है। तो ये बैंक के कर्मचारी बोलेंगे अच्छा हुआ, हम इसकी बात सुन लेते हैं, हम इसकी बात सुन लेते हैं और इसका निराकरण कर देते हैं। तो ये निराकरण करेगा। 1 महीने तक तो वो कुछ नहीं बोलता है, बैंक लोकपाल जो है 1 महीने तक कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद जब ये बैंक निराकरण करेगा तो सबसे पहले ये बैंक लोकपाल को बताएगा कि हम इसकी समस्या का निराकरण कर रहे हैं, और ये बैंक लोकपाल चेकिंग करेगा कि कैसे निराकरण करते हो। ये बैंक लोकपाल, पहले तो बैंक लोकपाल बैंक रखते ही नहीं थे, लेकिन अभी की जो मोदी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उन्होंने बैंक को ये दिशा निर्देश दिया कि आपको बैंक लोकपाल रखना अनिवार्य है। तो अब बैंकों में बैंक लोकपाल की सुविधा है कि आप अपनी शिकायत बैंक लोकपाल के पास कर सकते हैं, जिससे आपको निराकरण मिलेगा। अभी बैंकों के बारे में कॉल मनी मार्केट और ढेर सारी चीज़ें बताने को है, लेकिन हम इतना बता देंगे। मैंने सोचा था कि वीडियो 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये वीडियो लंबी खिंचती जा रही है। खैर कोई बात नहीं, चीज़ें काम की है तो आप इसे देखना ना भूलें। बैंक लोकपाल हो गया। एनपीए क्या है? एनपीए एनपीए क्या है? ये हो गया आरबीआई, ये हो गया आरबीआई। मैंने आरबीआई के बारे में अच्छा आपको स्टेट बैंक के बारे में नहीं बताया, एसबीआई के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो 3 प्रेसिडेंसी होती थी पहले अंग्रेजों के काल में, मद्रास, बंगाल, और एक प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल प्रेसिडेंसी। इन तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक शायद 1921 में बनाया गया था। विलय करके, तीनों प्रेसिडेंसी का विलय करके एक बैंक इंपीरियल बैंक बनाया गया था, जिसे 1955 में 1955 में भारत की सरकार ने इसे स्वामित्व का दर्जा दे दिया था। मींस स्टेट बैंक इसका नाम रखा और सरकारी बैंक घोषित कर दिया इसे एसबीआई की। ये है कहानी एसबीआई की। पहले ये 3 हुआ करते थे, मद्रास, बॉम्बे और एक क्या बताया, बंगाल प्रेसिडेंसी। इन तीनों का विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। इसके बाद इसे स्टेट बैंक बना। हालांकि इसके कुछ सहयोगी बैंक भी रहे, महिला बैंक वगैरह। फिर कई सारे बैंक आए। तो ये जो बैंक थे तो ये सरकार के गाइडलाइंस नहीं मानते थे, कहीं के कहीं लोन दे देते थे, जिधर ना देना था उधर भी लोन दे देते थे, दिए जा रहे, बैड लोन की कंडीशन ज़्यादा हो रही थी। तो 1969 वो समय था, 1969 को देश की वीरांगना पीएम इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये 14 बैंक हल्ला करने लगे, भैया सुबह हुई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन फिर इनकी दाल नहीं गली। इंदिरा गांधी वास्तव में वीरांगना ही थी देश के लिए। आपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको फूलों से भरा ताज मिला है, लेकिन इंदिरा गांधी को कांटों से भरा ताज मिला था। उस समय देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था। पाकिस्तान का हमला, चाइना का हमला, ढेर सारे संकट थे। इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने देश को एक मजबूत दिशा की तरफ ले गया। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही रक्षा कर्मियों ने कर दी थी। खैर उस डायमेंशन में हम नहीं जाते हैं, नहीं तो ये बात लंबी चली जाएगी। फिर राजीव गांधी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह को कुछ लोग मौन मोहन सिंह कहते थे, जबकि ये बेहद बुरा था। मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आप पढ़िएगा 1991 के आर्थिक सुधार, जब देश विकट परिस्थिति में था,
देश के पास सिर्फ एक सप्ताह का पेट्रोल डीजल था। एक सप्ताह का पेट्रोल डीजल। उस समय मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। उनको प्रपोजल दिया गया कि भैया आप वित्त मंत्री बन जाइए। उस समय उन्होंने वित्त मंत्री बनकर कमान संभाली थी। भारत का जो आरबीआई के पास गोल्ड रखा था वो विदेशों में देना पड़ा था और पैसे लाना पड़ा था, विदेशी मुद्रा लाना पड़ा था और पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ा था। हालांकि उससे भी काम नहीं चला था, फिर और गोल्ड और भेजना पड़ा था विदेशों में। उस समय 1991 का आर्थिक सुधार पढ़िएगा, तब से तो प्राइवेट सेक्टर पर इन्हीं की तो देन है। जो मनमोहन सिंह है, प्राइवेट सेक्टर इन्हीं की देन है, पूंजीवाद जिसे कहते हैं। तभी से 1991 से भारत में पूंजीवाद की शुरुआत हो गई। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सेक्टर गवर्नमेंट हुआ करते थे। बिजनेस का काम जो होता था वो गवर्नमेंट ही करती थी। कुछ क्षेत्र ही लघु उद्योग के लिए प्राइवेट सेक्टर को दिए गए थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की अहम भूमिका है। देश हमारा पूंजीवाद की ओर जा रहा है। देश हमारा पूंजीवाद की ओर जा रहा है। हालांकि उस टॉपिक पर अभी हम चर्चा नहीं करते हैं, वीडियो और लंबी हो जाएगी। अभी हम चर्चा करते हैं एनपीए क्या है। ये है आरबीआई, ये है बैंक, बीच में है बैंक। एनपीए को हम नीचे बना देते हैं। ये है बैंक। आरबीआई ने बैंक को लोन दिया। बैंक ने लोगों को या कारपोरेट सेक्टर को, मान के चलिए कोई कारपोरेट सेक्टर है, इसकी तो इंक ही खत्म हो गई समझो। तो बैंक ने कारपोरेट सेक्टर को लोन दिया। तो ये लोन क्या हो जाता है, एक तो गुड लोन होगा, मैंने आपको बताया, एक तो गुड लोन होगा, एक तो होगा बैड लोन, गुड लोन, और एक तो होगा बैड लोन। तो जब ये लोन बैड लोन हो जाता है, मींस जब बैंक को लगने लगता है कि भैया हमने जो लोन दिया है अब ये हमारा लोन डूब जाएगा, हमारा ये जो लोन है डूब जाएगा। जब बैंक को लगने लगता है कि हमारा ये जो लोन है डूब जाएगा, तो बैंक क्या करती है, उसे बैंक के पास एक, उसको क्या बोलते हैं, बैंक अपने पास रखती है। बैंक का समझ के चलो एक बड़ा रजिस्टर होता है, एक बड़ा रजिस्टर। बैंक को रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो बैंक अपने रजिस्टर में लिखती है कितना लोन दिया, कितना जमा हुआ और कितने लोन जो है बैड लोन हो रहे हैं। तो ये जो बैड लोन है इसी को एनपीए कहा जाता है। तो जब ये बैड लोन, बैंक को लगने लगता है कि अब ये लोन हमारा नहीं आएगा, ड्यू डेट हो गई। ड्यू डेट मीन्स जब तक का समय दिया गया था तब तक में वो कारपोरेट सेक्टर या कोई भी सेक्टर हो, उसने लोन बैंक का चुकाया नहीं। तो जब तक 90 दिन तक बैंक इंतजार करती है, बैंक 90 दिन तक इंतजार करती है कि भैया हमारा पैसा अब आ रहा है। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, बैंक आस लगाए बैठा है कि विजय माल्या जी आएंगे। 90 दिन हो गया है, अभी तक हमारा पैसा नहीं दिए हैं। 90 दिन तक बैंक को एक आस थी कि विजय माल्या हमारा पैसा लाएंगे। मीन्स एसबीआई, मान के चलिए ये एसबीआई बैंक है। इसने विजय माल्या को पैसा दिया लोन पे। विजय माल्या ड्यू डेट, जब तक ड्यू डेट मतलब समाप्त की तारीख, जब तक का समय दिया गया था तब तक में वो पैसा नहीं दिया गया। 10 दिन बीत गए, बैंक को आशा है, 20 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए, 40 दिन बीतते गए, 2 महीने बीतते गए। तो इसी तरह बीतते जा रहे। अब हो गए 90 दिन हो गया। अब बैंक को लगने लगा कि भैया ये हमारा पैसा लगता है माल्या लेके फरार हो गया क्या। 90 दिन हो गया तो बैंक अपने रजिस्टर में इसे एनपीए लिख देगा, ये लोन जो हमारा है एनपीए हो गया। हालांकि मैंने अभी एक दोस्त को 10 से 15 दिन हो गया दिया हुआ, तो मुझे लगता है कि हमारा लोन अभी ही एनपीए हो जाएगा। बट कंडीशन ये है कि 90 दिन तक इंतजार करना चाहिए। जब तक आपने समय दिया है, हमने कहा था कि भैया 1 हफ्ते में पैसा हमारा, 1 सप्ताह में पैसा लौटा दो,
उन्होंने नहीं लौटाया, 2 सप्ताह हो गए, तो मुझे लगता है कि हमारा जो लोन था, जो हमने पैसा दे दिया था, हालांकि हमने उनको कोई इंटरेस्ट ब्याज नहीं लिया है, पर बैंक ऐसा नहीं करता है, बैंक ब्याज पर ही पैसा देता है। तो हमें लगता है कि हमारा 2 सप्ताह में ही पैसा एनपीए हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। 90 दिन का समय बैंक देती है। अब 90 दिन बीत गया, विजय माल्या पैसे ही नहीं पहुंचाया बैंक के पास, तो बैंक ने अपने रजिस्टर पर एनपीए लिख दिया, एनपीए लिख दिया। ये जो लोन है एनपीए हो गया है, हमारा जो लोन है एनपीए हो गया है, इसे एनपीए कहा जाता है। अब ये सब स्टैंडर्ड एसिड है। इसके बाद जब 90 दिन भी बीत गया और 90 दिन के बाद 12 महीने तक, 12 मंथ तक और वेट, बैंक और वेट कर रहा है कि 1 साल हो गए, 12 मंथ मीन्स 1 साल, भैया विजय माल्या पैसा लेके आ, लौटेगा लौटेगा। जब 12 महीने हो गया, ये 90 डेज की बात है, एनपीए 90 डेज, जब 12 मंथ बीत गए तो इसे सब स्टैंडर्ड एसिड कहा जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसिड कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसिड कहा जाएगा, एसेट्स कहा जाएगा, एसेट्स होता है, एसेट्स। अब जब सब स्टैंडर्ड एसिड बैंक ने रजिस्टर कर लिया अपने कॉपी में कि अब बैंक की धड़कनें बढ़ने लगी, 90 दिन हुआ था तो उसने लिख दिया कि हमारा लोन एनपीए हो गया है, 12 महीने बीत गया तो बैंक ने लिख दिया कि सब स्टैंडर्ड एसिड हो गया। फिर 12 मंथ तक वेट करेगी बैंक, 12 मंथ तक, 12 मंथ तक। इस बार बैंक लिखेगी लॉस मेकिंग, लॉस मेकिंग, लॉस मेकिंग एसेट्स। बैंक कहेगी कि भैया अब लगता है पैसा नहीं आएगा, अब हमारा लोन लॉस हो गया, अब हम घाटे में चले जाएंगे, बैड लोन हो गया, बैड लोन हो गया। अब जब लॉस मेकिंग एसेट हो गया तो बैंक को कंफर्म हो गया कि विजय माल्या पैसा दे लेकर नहीं आएगा। अगर आपने भी किसी को उधारी दिया है, अगर आप भी एक बही खाता बना लीजिए, मीन्स एक रजिस्टर बना लीजिए। अगर 90 दिन बीत गया है तो एनपीए घोषित कर दीजिए, अपने लोन को एनपीए घोषित कर दीजिए। चाहे आपने लोन दिया हो, मीन्स इंटरेस्ट ले रहे हो या ना ले रहे हो, पैसा दिए हो मौसा मौसिया को, तो आप लिख दीजिए कि हमारा ये जो लोन है एनपीए हो गया है। 12 महीने बीत जाए तो सब स्टैंडर्ड एसिड, और 12 महीने बीत जाए तो लॉस मेकिंग एसिड, मीन्स अब हमें इस लोन की कोई उम्मीद ही नहीं है, हमारा पैसा डूब गया है, हमारा पैसा डूब चुका है। तो ये हो गया लॉस मेकिंग एसेट्स। अब आप ये नहीं करेंगे कि 5 ही दिन में एनपीए घोषित कर दीजिए अपने कॉपी में कि फूफा जी ने पैसा लिया, पैसा नहीं दिया, लगता है एनपीए हो गया। 2 हफ्ते बीत जाए, आपने लिख दिया लॉस मेकिंग, अब ये पैसा आने की कोई संभावना नहीं है। तो आशा करता हूँ आप एनपीए और सब स्टैंडर्ड एसिड, आरबीआई बैंक को लोन कैसे देती है, बैंक लोगों को कैसे लोन देती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेमेशन, सीआरआर, एसएलआर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, बैंक लोकपाल, एनपीए, सब स्टैंडर्ड एसिड और ये लॉस मेकिंग एसिड। और अच्छा, बीच में हमने एक नहीं बताया था, डाउटफुल एसिड भी है। सब स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पे 12 मंथ के बाद डाउटफुल एसिड होता है, डाउटफुल एसिड। पहले एनपीए, फिर 12 महीने बाद सब स्टैंडर्ड एसिड, फिर 12 महीने बाद डाउटफुल एसिड, फिर लॉस मेकिंग एसिड्स होता है। स्टैंडर्ड एसिड के बाद लगता है कि अब हमको डाउट हो रहा है इसके बाद,